हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस आरजीपीबी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे क्लासेस परिवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरजीपीबी भोपाल बीटेक फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इस सब्जेक्ट की आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि आरजीपीबी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो यूनिट नंबर 2 है उसका सिलेबस क्या है। तो ये सिलेबस, इसका यूनिट नंबर 2 का सिलेबस दो पार्ट में है। फर्स्ट वन इज मेजरमेंट एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 1। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, इसके अंदर आपको पढ़ना है कास्टिंग, एक क्वेश्चन कास्टिंग से आपको मिल जाता है। वेल्डिंग पढ़ना है आपको यहाँ पे, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, और लेथ और ड्रिलिंग पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम पढ़ेंगे आज मेटल कास्टिंग के बारे में। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ मेटल कास्टिंग, आरजीपी में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, पैटर्न अलाउंसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आरजीपी में ऑलरेडी आ चुका है। देन कास्टिंग डिफेक्ट्स, तो ये टॉपिक्स हैं। तो पैटर्न अलाउंसेस और कास्टिंग डिफेक्ट्स, ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आज के इस लेक्चर से, और आरजीपीवी में ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये भी आपको पता ही होगा कि हम आरजीपीवी के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये टॉपिक्स आज पढ़ने वाले हैं, तो इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आरजीपी में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं, और वो हम आपको यहाँ पर दिखाते भी हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इस तरह से हम लोगों ने लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन जो है कब आया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है आपका एडवांटेजेस ऑफ कास्टिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ कास्टिंग, आरजीपीवी नवंबर 2016, मई 2018 और जून 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पूरा देखो यहाँ पर पैटर्न अलाउंसेस के बारे में दो आरजीपीवी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम के माध्यम से आपको हर एक चीज समझाई जाएगी, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप अच्छे से डायग्राम अगर बनाएंगे तो जो प्रेजेंटेशन होता है आंसर शीट के अंदर वो अच्छा हो जाता है, और आपको जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा कंटेंट फॉलो करना है। अब लगता तो है कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, लेकिन इसमें अगर आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बना करके आएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह से मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ये भी आप जानते होंगे कि जब हम डायग्राम बना करके चीज़ों को समझते हैं तो हमारी डायग्राम के माध्यम से हमको चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं ये हमारा कंटेंट है, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। देखो आरजीपीवी जून 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर दी कास्टिंग डिफेक्ट्स, और कास्टिंग डिफेक्ट्स में भी हम डायग्राम के माध्यम से जब समझेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, चीज़ें बहुत ईजिली आप इसको याद रख पाएंगे। तो चलिए, मेरे ख्याल से मैंने आपको कंटेंट दिखा दिया कि इस तरह का हमारा कंटेंट है। और मैं एक बार आपको लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस के बारे में। देखो, ये जो हम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरे का पूरा कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरजीपीवी मिलेगा, बिल्कुल आरजीपीवी का जो सिलेबस है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। एकदम जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी चाहते हैं कि सर हमको यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है क्योंकि यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, हमको ये सेम कोर्स जो यूट्यूब पे आपने चलाया हुआ है इसको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दीजिए। तो एप्लीकेशन में थोड़ा सा और चीजें सिस्टमेटिक हो जाती हैं, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आरजीपीवी के वो एक सिस्टमेटिक वे में मिल जाते हैं। तो सेम कोर्स आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर भी। एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे आपको, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और हर यूनिट के आपको वन शॉट रिवीजन भी मिलेंगे। क्योंकि होता क्या है कि आप जब लेक्चर वाइज कंटेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद जब आपका एग्जाम आता है, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो या फिर आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, तो एक दिन पहले आपको क्या होता है, समय कम होता है। एक दिन में अगर आपको पढ़ना होता है तो आप वन शॉट रिवीजन से अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं। इनके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको। आरजीपीवी के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी हम लेक्चर के दौरान कवर कराते हैं, तो सभी पीवाईक्यूज आरजीपीवी के आपके कवर हो जाते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट है, चाहे हमारे वीडियो लेक्चर्स हो, पीडीएफ नोट्स हो, कोई भी कंटेंट हो, वो आपका रिजल्ट ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। और जो क्वेश्चन पेपर हैं, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कंटेंट को सर्च करने में इतना समय लगा दे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उन वही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो तो सभी के लिए सेम रहने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ढूंढने में समय खराब नहीं करना, ये भी आपको एप्लीकेशन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो हम यूट्यूब पर कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं सर, इसके कैसे मिलेंगे हमको पीडीएफ नोट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेंगे। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पर आप जब एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, नोट्स आपको वन शॉट के जो नोट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे 3 बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 3 बार देखने को मिलेगा
इधर लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल आएगा, वहां पर क्लिक करिएगा। आरजीपीवी नोट्स के नाम से एक फोल्डर बना होगा, उसके अंदर आप जाइएगा तो ये सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन का और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यूनिट नंबर 2 ऑफ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो समझते हैं यहां पर हम लोग कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या होता है, क्योंकि यही हमारे टॉपिक का नाम भी है। तो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? ध्यान से देखिएगा। इट इज अ प्रोसेस इन विच या इट इज अ प्रोसेस विच इज यूज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इनटू फाइनल और फिनिश्ड प्रोडक्ट। देखो ध्यान से, जैसे ये पेन है, ये पेन क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है जिसको मैं यूज कर रहा हूं। इस पेन का मैं लिखने के लिए यूज कर रहा हूं, दैट मींस ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है। लेकिन ये बना भी तो होगा किसी रॉ मटेरियल से। तो जो रॉ मटेरियल, हमने एक रॉ मटेरियल लिया होगा, उस रॉ मटेरियल पे हमने कुछ एक्टिविटी करी होंगी, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे होंगे, कुछ प्रोसेस परफॉर्म करे होंगे। तो ये क्या बन गया? हमारा रॉ मटेरियल से हमारा सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो रॉ मटेरियल होता है बेटा, ध्यान देना, ये जो रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल पे हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, कुछ ऑपरेशंस करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। इसी में आपकी डेफिनेशन है किसकी? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। कि यार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को हम फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अब एक टर्म आती है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, क्योंकि ये यूनिट का ही नाम है आपका, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एक ब्रॉड टर्म है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर ही क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फोकस्ड ऑन ऑप्टिमाइजिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करती है। क्या करती है? ऑप्टिमाइज करती है हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में एफिशिएंसी के साथ और कॉस्ट इफेक्टिवली होना चाहिए। तो प्रोडक्शन एक ब्रॉड टर्म, एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है। उसको ऑप्टिमाइज करती है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है और उसकी मतलब जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी डिमांड क्या है, उसकी सेल कैसे होगी, है ना, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। किसके अंदर? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर। नाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बेटा अगर हम क्लासिफाई करें तो इसके अंदर क्या आएगा? कास्टिंग आएगा, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। एक तो कास्टिंग का आपको इंट्रोडक्शन लेना है, दूसरा आता है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, एक आता है ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग मतलब दो या दो से ज्यादा मेटल को जब हम जोड़ रहे होते हैं, जैसे वेल्डिंग करके भी जोड़ सकते हैं, रिबिट लगा के भी जोड़ सकते हो, फेविकोल से भी जोड़ सकते हो, तो सब ज्वाइनिंग प्रोसेस है। लेकिन ज्वाइनिंग के अंदर भी जो वेल्डिंग है दैट इज इन अवर सिलेबस, तो वेल्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। एक आता है रिमूवल प्रोसेस, जब हम जैसे खीरा होता है ना, खीरा रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर आप चाकू चलाओगे तो वो क्या मतलब आप सलाद बना लोगे, उसकी काट लोगे डिजायर्ड शेप एंड साइज के। तो यहां पे रिमूवल प्रोसेस का मतलब है कि जब मेटल को काट काट के, मेटल को छील के हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल रिमूवल प्रोसेस। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में लेथ मशीन है और ड्रिलिंग मशीन है। आप कभी अगर वर्कशॉप में गए होंगे तो वहां पे आपने लेथ मशीन देखी होगी, और ड्रिल मशीन तो आप देखते हैं जनरली, है ना, ड्रिल मशीन तो सभी ने देखी होगी। तो ये भी हमारे सिलेबस में है। एक आता है नेक्स्ट रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग का मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। नाउ आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज मेटल कास्टिंग, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी? मेटल कास्टिंग की। तो ध्यान देना, मेटल कास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। देखो आपको इसको ऐसे समझो, है ना, ऐसे समझो इसको जैसे पानी का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये सब आप लोगों ने देखा हुआ है। आप इजीली इसको फिर कनेक्ट कर पाएंगे, इसको रिलेट कर पाएंगे। जैसे आपके पास पानी है, पानी को अगर आप यहां पे मान लीजिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूं, यहां पे जैसे ये वाटर है, तो अभी ये वाटर है, इसमें आपने पानी भर रखा है, वाटर भर रखा है, तो ये वाटर की जो शेप, वो जो वाटर है वो कैसी शेप ले रहा है? जो शेप इस कंटेनर की है, बॉटल की है। इसी पानी को अगर मैं इस ग्लास में भरूंगा तो ये ग्लास की शेप ले लेगा। अगर मैं किसी और कंटेनर में इस पानी को भरूंगा तो ये उसकी शेप ले लेगा, क्योंकि ये लिक्विड है, और लिक्विड जिस भी कंटेनर के अंदर या जिस वेसल के अंदर ये भरा जाएगा उसी की शेप को ये ऑक्यूपाई कर लेगा। अब हमको क्या करना है कि मान लो कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बनाना है,
ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, मेटल का बनाना है। किसका बनाना है? मेटल का बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मेटल को पहले मेल्ट करेंगे फर्नेस में, भट्टी में ले जाएंगे उसको। मान लो एल्यूमिनियम का बनाना है, एल्यूमिनियम का बनाना है। अब एल्यूमिनियम का हमने एक पीस लिया, रॉ मटेरियल लिया, और उसको कहां पे ले गए? फर्नेस में, भट्टी के अंदर ले गए, उसको हीट सप्लाई करी, और इतना हीट सप्लाई करो कि वो मेल्ट हो जाए। मतलब जब कोई भी चीज मेल्ट हो जाएगी तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अरे यस और नो, तो पानी की तरह बिहेव करेगी ना वो। भाई एक बात बताओ, लिक्विड बन जाएगा ना। तो आपने क्या करा, फर्नेस में ले गए, किसको? एल्यूमिनियम को, स्टील को, जिसका भी ऑब्जेक्ट बनाना है। मेल्ट करने के बाद उसको आपने क्या करना है, एक प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी में उसको क्या कर लेना है, उसको पोर कराना है। ऐसे समझो कि जैसे इस पानी को आपने बॉटल में रखा, और इस बॉटल को आप फ्रीजर में रख दो ले जा करके। तो फ्रीजर में जब रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। मतलब ये सॉलिड बन जाएगा, हीट निकल जाएगी यहां से, इसमें से हीट निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? ये सॉलिड बन जाएगा। और जो सॉलिड बनेगा मतलब पानी का क्या बनेगा? बर्फ, यानी कि आइस। और आइस की शेप कैसी होगी? बर्फ की शेप कैसी होगी? जो, क्योंकि आपने इस बोतल के अंदर पानी रखा था, इस ग्लास के अंदर रखोगे पानी और फिर इसको फ्रीजर में रखोगे तो क्या बन जाएगा? इसी की शेप को ले लेगा ना, जो सॉलिड की शेप होगी। बर्फ का जो पीस बनेगा, आइस जो बनेगी, वो इसी शेप की बनेगी, सिलिंड्रिकल शेप की। यस और नो? तो इसी तरह से हमको क्या करना है, मोल्टन जो मेटल है जिसका ऑब्जेक्ट बना, उसको मेल्ट कर लेना, उसको पिघला लेना है, और पिघलाने के बाद एक मोल्ड कैविटी के अंदर उसको पोर करा देना है। और जैसे ही ये मोल्ड कैविटी के अंदर जाएगा, स्पेस के अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वहां पे? सॉलिड, क्योंकि अभी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और ये जाएगा सैंड के अंदर, तो सैंड के अंदर क्या होगा? ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। और सॉलिड बनेगा तो कैसे बनेगा कि जिस कैविटी के अंदर, जिस कैविटी की, जो कैविटी आपने बनाई थी, जैसी शेप होगी, जैसे ये इसकी जैसे ये पानी की बोतल है, ये शेप पानी, इसने ऐसी शेप ले ली। तो यहां पर हमने जिस कैविटी के अंदर ये हम मोल्टन लिक्विड मेटल को डाल रहे हैं, तो ये उसी की शेप को ले लेगा। बात समझ में आ रही? और थोड़ा समझो आगे, यहां देखो जरा। एक्चुअली अब ये जो हम मोल्टन मेटल इसके अंदर पोर कर रहे हैं, जो डाल रहे हैं इसके अंदर मोल्टन मेटल, तो ये कैविटी है कहां पे? ये है मोल्डिंग सैंड के अंदर। एक मोल्डिंग सैंड है, अरे कुछ नहीं, एक रेत का ढेर है। क्या है? एक रेत है, एक सैंड है। तो जैसे यहां पे देखो, ये मैंने लिख दिया यहां पे, दिस इज ए सैंड। बात देखिएगा ध्यान से, ये आप देख रहे हैं दिस इज अ सैंड, ये सैंड के पार्टिकल है, पूरा का पूरा लिखा हुआ है दिस इज द मोल्डिंग सैंड। ये मोल्डिंग सैंड है, और मोल्डिंग सैंड के अंदर, मोल्डिंग सैंड के अंदर एक गड्ढा बनाना है आपको, जिसको बोलते हैं मोल्ड कैविटी। जिसको क्या बोलते हैं? मोल्ड कैविटी। ध्यान दे रहे हो? ये मोल्ड कैविटी थी पहले। अब यहां पर मतलब ये क्या कह सकते हो बेटा, यहां पे मैं इसको अगर चाहूं, यहां पे खत्म कर देता हूं पहले इसको। दिस इज, ये कैविटी है। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे आप लोग। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो इसके जो है पैटर्न अलाउंसेस और जो कास्टिंग के डिफेक्ट्स हैं, जो आरजीपी में बार बार पूछे जाते हैं, उनको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। बात समझो ऐसे कि जैसे मैं फिर से एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बनाना था, मान लो एल्यूमिनियम का बनाना था, तो एल्यूमिनियम को आपने मेल्ट कर लिया फर्नेस में ले जाकर के। अब क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसा अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऐसा ही एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, जो कि एक रेप्लिका होती है ऑब्जेक्ट की। बना लिया, मान लो ये तो एल्यूमिनियम का बनाना आपको, और आपने पैटर्न जो बनाया वो प्लास्टिक का, मेटल का, वुड का, लकड़ी का बना लिया। मान लो आपने लकड़ी का ऐसा ही एक रेप्लिका बना ली, जैसा ये है ऐसी ही रेप्लिका, सेम साइज सेम शेप। अब उस पैटर्न को आपने इस सैंड के अंदर रख दिया। किसके अंदर? इस सैंड के अंदर रख दिया पैटर्न को। तो इसके अंदर अब वहां से निकाल लो इसको। आपने क्या करा? एक पैटर्न बनाया, सैंड के अंदर, रेत के अंदर रखा और उसको बाहर निकाल लिया। तो यहां पे क्या बना भाई? इसको सैंड के अंदर रखो, इसको बाहर निकाल लो, तो वहां पर इसी शेप एंड साइज का गड्ढा बन जाएगा, एक कैविटी बन जाएगी, जिसको मोल्ड कैविटी बोल रहे हैं। जैसे ये क्या बन गई अभी यहां पे? ये एक मोल्ड कैविटी बन गई। ये क्या बन गई? मोल्ड कैविटी बन गई। अब क्या करना है आपको? जो ये मोल्टन लिक्विड मेटल है ना, ये जो मोल्टन लिक्विड मेटल है, इस मोल्टन लिक्विड मेटल को यहां पर पोर कराओगे। यस और नो? इस मोल्टन लिक्विड मेटल को यहां पोर कराओगे तो क्या होगा इसके अंदर? तो क्या होगा इसके अंदर? जैसे ही मोल्टन लिक्विड मेटल जाएगा, जैसे ही मोल्टन लिक्विड मेटल इसके अंदर जाएगा, और अभी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसको मेल्ट कर रखा है, भट्टी के अंदर से लेके आए हो, और जैसे ही सैंड के अंदर जाएगा तो यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये तो ठंडा हो जाएगा एकदम, और ठंडा होगा तो क्या बन जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा। अभी ये मेटल है, मेटल, ये मेटल है,
जब इसके अंदर जाएगा तो ये ठंडा होकर के सॉलिडिफाई हो जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा। तो जैसे ही इसके अंदर मोल्टन लिक्विड मेटल भरना स्टार्ट होगा तो ये जमना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से ये बन जाएगा सॉलिड। अब क्या करोगे, ये बन चुका है सॉलिड। अच्छा, सॉलिड बनेगा, सॉलिड की जो शेप एंड साइज कैसा होगा, जैसा पैटर्न था, तो जैसा पैटर्न था जो आपने सैंड के अंदर रखा, इसको बाहर निकाल लिया था, तो वैसे ही तो गड्ढा बना, तो वैसी शेप बनी। तो अब क्या करोगे, इस सैंड को तोड़ के बाहर निकाल दो, आपके पास ये सॉलिड पीस बचा। यही है कास्टिंग, यही है कास्टिंग, यही है प्रोडक्ट आपका। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग। तो क्या समझ में आया आपको यहां पे कि जिस भी मेटल का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, उस मेटल को पहले मेल्ट करोगे, पहले लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, और जो शेप एंड साइज का ऑब्जेक्ट बनाना है पहले उसका पैटर्न बनाओगे। क्या बनाओगे, पैटर्न बनाओगे, और उस पैटर्न को सैंड के अंदर रखोगे, और फिर सैंड में से उसको निकाल लोगे, तो वहां पर जो बनेगी वो कहलाएगी मोल्ड कैविटी। तो मोल्ड कैविटी क्या था, यहां पे एक खाली स्थान था, है ना, एक रेत के अंदर जो कैविटी बनी उसको मोल्ड कैविटी बोला। अब इस मोल्ड कैविटी के अंदर ये जो मोल्टन लिक्विड मेटल है इसको भर दोगे उसके अंदर ले जाकर के, और वो जम जाएगा, तो जो सॉलिड बनेगा वहां पे, वही आपकी कास्टिंग कहलाएगी। सो व्हाट इज कास्टिंग, अब आप इजीली समझ सकते हैं इसको। इट इज अ प्रोसेस इन विच मोल्टन लिक्विड मेटल इज अलाउड टू सॉलिडिफाई इनटू प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी। ये पहले से ही जो एक मोल्ड कैविटी हमने बना के रखी है, उस मोल्ड कैविटी के अंदर आपको मोल्टन लिक्विड मेटल को क्या करना है, सॉलिडिफाई कराना उसके अंदर ले जाकर के। और जैसे ही ये सॉलिड बन जाएगा, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन बाय ब्रेकिंग द मोल्ड, इस मोल्ड को हटा दो, तोड़ दो, आपके पास जो ये बनेगा यही आपका ऑब्जेक्ट होगा। हो सकता है कि इसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी ना आए, तो इसकी फिनिशिंग करनी पड़ सकती है, इसकी मशीनिंग करनी पड़ सकती है। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा कि मेटल कास्टिंग क्या है बेटा। कि मेटल कास्टिंग वो प्रोसेस है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग मेटल को पहले मेल्ट करते हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस मोल्टन लिक्विड मेटल को हम मोल्ड कैविटी के अंदर पोर करते हैं, उसको सॉलिडिफाई कराते हैं, तो जो सॉलिड बन के आता है वही हमारा प्रोडक्ट होता है। नाउ कुछ कास्टिंग टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है कास्टिंग की, जैसे यहां पर आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। यहां पर ये पूरे का पूरा एक मोल्डिंग फ्लास्क होता है, एक बॉक्स होता है, इस तरह का पूरा बड़ा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर मोल्डिंग सैंड भरा होता है, जिसके अंदर रेत भरा होता है, जिसके अंदर रेत भरा होता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ये पूरे का पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये व्हाइट व्हाइट से डॉट डॉट से, ये सब रेत भरा हुआ है, ऐसे बॉक्स है ना, इस तरह का एक पूरा बॉक्स है, बड़ा सा बॉक्स है। ठीक है, अब समझना ध्यान से। तो ये तो हो गया मोल्डिंग फ्लास्क, ये पूरा बॉक्स जो है इसको बोलेंगे हम मोल्डिंग फ्लास्क। देखो ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं सब कुछ लिखा हुआ है, फ्लास्क क्या होता है, कोप क्या होता है, ड्रैग क्या होता है, चीक क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, पार्टिंग लाइन क्या होती है, ये सब कुछ यहां पर लिख दिया है मैंने, है ना। पोरिंग बेसिन, स्प्रू, रनर, गेट। अब ये जो यहां लिखा हुआ है इसी चीज को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, आप रीड आउट करेंगे एकदम समझ जाएंगे। आइएगा, तो मोल्डिंग फ्लास्क वो बॉक्स है जिसके अंदर सैंड भरा होता है, जिसके अंदर रेत भरा होता है, राइट। अब इसके जनरली दो पीस होते हैं, यहां पर हमने इस पूरे बॉक्स को डिवाइड कर दिया एक पार्टिंग लाइन से। यहां पर आप देख सकते हैं देयर इज अ पार्टिंग लाइन, ये एक पार्टिंग लाइन है, इसको हम बोल रहे हैं, ये जो ऐसे आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की लाइन, दिस इज अ पार्टिंग लाइन। ये क्या कर रही है, इस मोल्डिंग फ्लास्क को एक ऊपर का हिस्सा है और एक नीचे का हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं कोप। तो मोल्डिंग फ्लास्क का अपर हाफ जो होता है वो कोप कहलाता है, और इस पार्टिंग लाइन से नीचे वाला जो हाफ है मोल्डिंग फ्लास्क है उसको हम ड्रैग कहते हैं। ऐसे समझो कि एक बॉक्स ये रहा, इसके ऊपर दूसरा बॉक्स ये रहा, तो ये हो गई पार्टिंग लाइन, ये ऊपर इसके कोप हो गया और ये नीचे इसके ड्रैग हो गया। दिस इज द ड्रैग, पार्टिंग लाइन, एंड दिस इज द कोप। तो ऊपर वाला कोप, नीचे वाला ड्रैग। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम मोल्डिंग सैंड के अंदर क्या बनाएंगे, इस मोल्डिंग सैंड के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, मोल्ड कैविटी। अरे क्या बनाएंगे, मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी कैसे बनती है, पैटर्न बनाना पड़ता है, पहले उसका एक रेप्लिका बनानी पड़ती है फाइनल प्रोडक्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देख रहे हैं, दिस इज अ मोल्ड कैविटी, ये एक मोल्ड कैविटी है। तो हमने एक पैटर्न बनाया होगा ना, हमने एक पैटर्न बनाया। अभी इसको भूल जाना यहां पर कुछ है, अभी इसको भूल जाना कि यहां पर ये कुछ बनाया हुआ है, इसको भूल जाओ। अभी आप ये समझो कि आपने एक पैटर्न बनाया और क्योंकि इसके अंदर सैंड भरा हुआ, रेत भरा हुआ है, उस पैटर्न को आपने सैंड के अंदर रख दिया, इसके यहां पर आपने यहां पर रख दिया। ऐसे मान लो ये पैटर्न है और ये सैंड के अंदर आपने रख दिया। अब ये जब सैंड के अंदर रख दोगे और इस सैंड में से इसको बाहर निकाल लोगे, इसको बाहर भी निकाल लिया आपने,
तो इस सैंड के अंदर, रेत के अंदर ऐसा गड्ढा बन जाएगा कि नहीं, उसी को तो मोल्ड कैविटी कहते हैं। तो देखो जरा यहां पे ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं ये हमने क्या बनाई है बेटा, दिस इज अ मोल्ड कैविटी। ऐसा हमने गड्ढा बना लिया है। क्या बना लिया है, गड्ढा बना लिया। अब यहां कुछ भी नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं है, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, कैविटी है, एक मोल्ड कैविटी है। इस मोल्ड कैविटी के अंदर, इस मोल्ड कैविटी के अंदर क्या करना है हमको, ये जो मोल्टन लिक्विड मेटल था उसको पहुंचाना है वहां तक। इसको इस कैविटी के अंदर, इस मोल्ड कैविटी के अंदर मोल्टन लिक्विड मेटल को लाना है। अब ये तो रेत के अंदर है, ये सैंड के अंदर है, ये तो सैंड के अंदर है ना, तो इस यहां तक मोल्टन लिक्विड मेटल को पहुंचाओगे कैसे। तो उसके लिए ये पूरा अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कि हमने क्या करना है, कुछ बनाया यहां पे, इसको बोला हमने पोरिंग बेसिन। तो देखो ये इस तरह का जो शेप है, फनल शेप देख रहे हैं आप यहां पे, ये फनल शेप जो है, जैसे आप क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको ऑयल भरना है या पानी ही भरना है, तो पानी भरने के लिए क्या करोगे आप कि इस मान लो ये है, आपको यहां से पानी भरना है इसमें से, तो ये गिरने का खतरा रहेगा ना, तो फनल शेप आपने लगा दी यहां पे, तो इसके अंदर आप पानी भरोगे तो प्रॉपर तरीके से पानी यहां चला जाएगा। तो जो मोल्टन लिक्विड मेटल है बेटा, ये जो मोल्टन लिक्विड मेटल है ना, ये इस मोल्टन लिक्विड मेटल को पोर कराने के लिए ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द फनल शेप, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, मेटल, मोल्टन लिक्विड मेटल को पोर कर रहे हैं, नाम से पता लग रहा है पोरिंग बेसिन, कि पोरिंग बेसिन जो है, ये पोरिंग कप भी कह सकते हैं। तो इसमें हम मोल्टन लिक्विड मेटल को पोर कराते हैं। उसके बाद ठीक है, तो मोल्टन लिक्विड मेटल ये आएगा, ये मोल्टन लिक्विड मेटल जो है यहां पर नीचे जाएगा। तो ये जो आप वर्टिकल पैसेज देख रहे हैं इस तरह से, दिस वन, इसको बोला जाता है बेटा स्प्रू। क्या बोलते हो, स्प्रू। तो स्प्रू क्या है, एक वर्टिकल पैसेज है। क्या है स्प्रू, एक वर्टिकल पैसेज है, और ये कोनिकल शेप का होता है, ऊपर चौड़ाई ज्यादा होती है, नीचे इसकी मतलब उसकी कम होती चली जाती है। अब यहां पर एक देख रहे हैं रनर, दिस इज द हॉरिजेंटल पैसेज, कि भाई मोल्टन लिक्विड मेटल आएगा, ध्यान दीजिएगा, मोल्टन लिक्विड मेटल आएगा ना, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना है। तो मोल्टन लिक्विड मेटल आएगा यहां पे, दिस वन, ओके। सो मोल्टन लिक्विड मेटल आएगा इस तरह से ये, और फिर यहां पे जाएगा, और ये मोल्ड कैविटी के अंदर, क्योंकि ये है मोल्ड कैविटी, इसके अंदर ला करके क्या कर देंगे, इसको फिल करा देंगे। तो जो मोल्टन लिक्विड मेटल आ रहा है बेटा, दिस वन, ध्यान देना, एक सेकेंड, यस, मोल्टन लिक्विड मेटल यहां पे आया। तो मैंने क्या बोला आपको, पोरिंग बेसिन, जहां पर हम मेटल को पोर कर रहे हैं। उसके बाद स्प्रू लगा हुआ है जो कि वर्टिकल पैसेज है, इसकी शेप कोनिकल है। देन उसके बाद ये मोल्टन लिक्विड मेटल है, ये हॉरिजेंटल पैसेज जो आप देख रहे हैं, रनर, इसको बोल रहे हैं हम लोग रनर। तो ये है रनर, हॉरिजेंटल पैसेज है। अब ये रनर क्या काम करता है, देखो अल्टीमेटली जो मोल्टन लिक्विड मेटल आ रहा है वो यहां से आता हुआ इस मोल्ड कैविटी के अंदर जाएगा। तो ये जो आप चैनल या पैसेज देख रहे हैं जिसको हम लिखा गेट, तो गेट क्या है, ये एक्चुअल में एंट्री, छोटी सी एंट्री है जिसके माध्यम से मोल्टन लिक्विड मेटल इस मोल्ड कैविटी के अंदर जा रहा है। अल्टीमेटली सैंड के अंदर जो मोल्ड कैविटी बनाई थी, गड्ढा जो बना हुआ है, वहां पे मोल्टन लिक्विड मेटल को ले जाना है। तो ये लगा हुआ है यहां पे गेट, गेट के थ्रू तो एंट्री करते हो आप भी। तो मोल्टन लिक्विड मेटल इस छोटे से एंट्री के माध्यम से इसको एंटर करेगा, जिसको हमने बोला है गेट। अब देखो पोरिंग बेसिन, पोरिंग बेसिन तो ऊपर हो गया, फिर स्प्रू हो गया, स्प्रू से लेकर के यहां से लेकर के और गेट तक जो मेटल को आगे कैरी करता है या पास कराता है मेटल को, उसको बोलते हैं रनर। तो ये हो गया आपका पोरिंग बेसिन, जिसमें हम मेटल को पोर कराएंगे। स्प्रू जो पोरिंग बेसिन से मेटल को कहां तक ले जाएगा, रनर तक। ये वर्टिकल पैसेज है, रनर एक हॉरिजेंटल पैसेज है जो स्प्रू से लेकर के मेटल को गेट तक ले जाएगा, और गेट के माध्यम से जो मोल्टन लिक्विड मेटल है वो मोल्ड कैविटी के अंदर एंटर कर जाएगा, मोल्ड कैविटी के अंदर एंटर कर जाएगा। अब यहां पर आप एक चीज और देख रहे होंगे, दिस इज अ कोर। ये क्या है बेटा, दिस इज अ कोर। अब कोर का है, कोर का मतलब क्या समझो जरा ध्यान से। कोर जो है वो मोल्ड कैविटी के, कोर जो है वो क्या है, उसको हम उससे होलो कैविटी बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाना था आपको, ऐसा कोई प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी शेप एंड किसी भी साइज का हो सकता है। तो ये कोई प्रोडक्ट है, सॉलिड प्रोडक्ट है, इसके अंदर आप चाहते हैं कि यहां पर एक होल हो जाए, इसके अंदर एक होल हो जाए। तो इसके अंदर होल कब होगा, तो यहां पर अगर देखो, अगर ये कोर नहीं लगाते तो जो मेटल है बेटा, वो मेटल जो है, यहां पर ध्यान देना, हाँ, तो जो मोल्टन लिक्विड मेटल आएगा वो पूरे में भर जाएगा, तो सॉलिड बन जाएगा ये। तो हमने क्या करना है कि यहां पर हमने एक कोर लगा दिया। क्या लगा दिया हमने, एक कोर लगा दिया। तो इतने पीस में ये कोर लगा दिया सैंड का, ऐसा समझो,
कि जैसे हमने ये कोर यहां बना दिया ऐसे, तो जो मोल्टन लिक्विड मेटल आएगा वो यहां भर जाएगा, इसके अलावा जहां जहां स्पेस मिलेगा वहां चला जाएगा। अब ये जो सैंड का बना हुआ है, इतने स्पेस में तो जाएगा नहीं मोल्टन लिक्विड मेटल, फिर इस सैंड को हम कोर को बाहर निकाल देंगे, तो उस प्रोडक्ट के अंदर क्या बनेगा, एक एक क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, एक होलो कैविटी जनरेट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये जो कोर आप देख रहे हैं, दिस इज द कोर, कोर इज यूज टू मेक द होलो कैविटी इन द प्रोडक्ट। कास्टिंग के अंदर जब हमको कोई होलो कैविटी बनानी होती है तो उसके लिए हम कोर यूज करते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है चैपलेट्स क्या होता है, कोर प्रिंट क्या होता है, इसको भी जरा समझो ध्यान से। एक बात बताओ, इस रूम को आप मान लो थोड़ी देर के लिए कैविटी है, इस रूम को मान लो क्या है, कैविटी है। अब ये गेट से क्या आएगा, मोल्टन लिक्विड मेटल आएगा, इस रूम के अंदर भर जाएगा और फिर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो इस सॉलिड प्रोडक्ट बन जाएगा आपको। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि एक हॉलो प्रोडक्ट भी तो बने, तो आपने क्या करा, क्योंकि कैविटी के अंदर क्या है, कैविटी के अंदर तो क्या है, स्पेस ही तो है वो, तो आपने क्या करा, एक वो लगा दिया यहां पे क्या लगा दिया, एक कोर लगा दिया, इस तरह से कोर। अब ये कोर रुकेगा कैसे, हवा में कैसे रुकेगा, ये बताइए, हवा में कैसे रुक सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कैविटी आपने बनाई है ना, ये कैविटी है और आपको यहां पर ये कोर रखना है इस तरह से, लाइक दिस है ना, तो ये तो गिर जाएगा नीचे की तरफ, तो आपको यहां पर रोकना है। अब जब मोल्टन लिक्विड मेटल इसके अंदर भर जाएगा पूरा, अगर ये कोर नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा भर जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि इसके अंदर एक होलो कैविटी भी आए, तो आपने एक कोर लिया और कोर को यहां पर लगा दिया, तो इतने हिस्से में जितने में ये पेन है, जितने में ये कोर है, तो उतने हिस्से में तो क्या नहीं जाएगा, मेटल नहीं जाएगा, तो उतना हिस्सा खाली रह जाएगा, तो होल बन जाएगा उसके अंदर, बोलो, बाकी के अंदर मेटल भर जाएगा। तो इसको रोकें कैसे, हवा में कैविटी के अंदर कैसे रोका जाएगा, इसको इसको कैसे रोकें, तो इस कोर को सपोर्ट करने के लिए हमने यूज करा चैपलेट, हमने यूज करा चैपलेट और कोर प्रिंट। तो कोर प्रिंट और चैपलेट्स आर यूज टू सपोर्ट द कोर, कोर को सपोर्ट देने के लिए हमने चैपलेट्स यूज करे। देखो ये चैपलेट्स लगा दिया ऊपर से भी नीचे से भी। एक चीज और याद रखनी है, ये जो चैपलेट्स हैं इनको बाहर निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर का मोल्टन लिक्विड मेटल आएगा ना, ये इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो जब ये मोल्टन लिक्विड मेटल यहां पर आएगा, यहां से मोल्टन लिक्विड मेटल यहां पर आएगा और सॉलिडिफाई होगा, तो मोल्टन लिक्विड मेटल जैसे चैपलेट्स के कांटेक्ट में आएगा तो ये चैपलेट्स भी मेल्ट हो जाती हैं और ये फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट बन जाती हैं। जो सॉलिड प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये उसी का पार्ट बन जाएंगे, उसी में मिक्स हो जाएंगी। और इसीलिए जो चैपलेट्स हैं, चैपलेट्स का जो मटेरियल है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, वो जैसा जैसा आपका कास्टिंग का मटेरियल है वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी बेटा, किसकी, कास्टिंग टर्मिनोलॉजी थी, जो हम कास्टिंग के अंदर यूज कर रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। फ्लास्क क्या होता है, जिसके अंदर सैंड रहता है। कोप फ्लास्क का ऊपर वाला हिस्सा, ड्रैग लोअर वाला जो हिस्सा था, लोअर मोल्डिंग फ्लास्क। एक चीक और होता है इसके अंदर, अगर मान लीजिए पैटर्न को, क्योंकि वहां से निकालना होता है सैंड के अंदर से, उसको अगर मान लीजिए शेप उसकी कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करते हैं, 3 पीस का पैटर्न बनाते हैं, है ना, तो फिर उसको बोलते हैं हम चीक, जो इंटरमीडिएट वाला हिस्सा होता है। पैटर्न क्या होता है कि इट इज द रेप्लिका ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट टू बी मेड विद सम मॉडिफिकेशंस, मतलब कि जिस शेप एंड साइज का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसकी हमको एक रेप्लिका पहले बनानी होती है, उसको हम बोलते हैं पैटर्न। और ये आरजीपीवी जून 2023 में आपसे पूछा गया था। पार्टिंग लाइन क्या है, जो कोप एंड ड्रैग को अलग करती है। मोल्डिंग सैंड जो उसके अंदर भरा रहता है। देन उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया पोरिंग बेसिन, जिसके अंदर हम मोल्टन लिक्विड मेटल को पोर करते हैं। फनल शेप का होता है जो स्टार्टिंग में होता है। स्प्रू एक वर्टिकल पैसेज होता है जो ऊपर पोरिंग बेसिन से जुड़ा होता है, नीचे रनर से जुड़ा होता है। रनर एक हॉरिजॉन्टल पैसेज होता है। उसके बाद गेट वो पैसेज है जिसके माध्यम से मोल्टन लिक्विड मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर एंटर करता है। चैपलेट्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द कोर। एक टर्म और रह गई यहां पे, राइजर। देखिए राइजर का काम क्या है, इसी में समझना, यहां पर राइजर भी लिखा हुआ है, दिस इज अ राइजर। देखो राइजर का काम क्या है कि जब मोल्टन लिक्विड मेटल बेटा यहां से आएगा और यहां पर आकर के सॉलिडिफाई होगा, तो यहां पे तो उसका टेम्परेचर ज्यादा था, पोरिंग टेम्परेचर, जब हमने इसको पोर किया तो पोरिंग टेम्परेचर, और ये क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है तो उसका टेम्परेचर यहां से घटना स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर आकर के वो सॉलिडिफाई होने लग जाएगा। तो जब ये सॉलिडिफाई होता है तो वो श्रिंक भी तो होता है। जब कोई भी मेटल लिक्विड स्टेट में है फिर वो सॉलिडिफाई हो रहा है, तो सॉलिडिफाई जब हो रहा होगा, टेम्परेचर जब उसका कम हो रहा होगा, टेम्परेचर कम होगा
तब भी वो सॉलिड, तब भी उसका तब भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। सॉलिडिफिकेशन के दौरान भी क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा। तो सॉलिड श्रिंकेज होते हैं। अरे मेटल श्रिंक भी तो होता है, आपने देखा होगा सर्दियों में जो मेटेलिक वायर होते हैं, आपने सुना भी होगा कि जो वायर होते हैं, जो आप देखते हैं, जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी वाले जो वायर होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे लंबे लंबे तार होते हैं, वो सर्दियों में क्या होते हैं, टाइट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और गर्मियों में वो क्या होते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो यही चीज है कि मेटल जब श्रिंक होगा तो क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा, तो उसका साइज कम नहीं हो जाएगा उसका। भाई अगर आपको यहां पर मोल्टन लिक्विड मेटल आया, जब इसके अंदर ये जमेगा भरेगा, तो ये इसका साइज कम हो जाएगा। मान लो आपको कोई जो साइज था उसका, वो साइज तो कम हो जाएगा प्रोडक्ट का, तो वो तो स्क्रैप बन जाएगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम यहां पर राइजर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो जब मोल्टन लिक्विड मेटल यहां से आएगा, देखो, तो मोल्टन लिक्विड मेटल यहां पे आएगा, तो इस यहां जमना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर मोल्टन लिक्विड मेटल जो है, यहां पे बर्नौली इक्वेशन के माध्यम, आप बर्नौली इक्वेशन इसमें यूज होती है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो यहां पर जो है ऊपर की तरफ मोल्टन लिक्विड मेटल यहां तो जाएगा ही जाएगा कैविटी के अंदर, इस राइजर के अंदर भी राइज हो जाएगा। और जैसे ही इसके अंदर ये श्रिंक हो रहा होगा, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, यहां पे जो मोल्टन लिक्विड मेटल जमा हुआ था वो यहां पर सप्लाई कर देता है और वो कंपनसेट हो जाता है। जो जो श्रिंकेज हुआ था उसके अंदर, वो कंपनसेट करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए ये पूरा हो जाता है। मान लो कि इसका वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहां पर जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, ये श्रिंक हो गया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कहां से आ जाएगा, राइजर के अंदर से आ जाएगा। तो राइजर क्या है, राइजर बेसिकली एक रिजर्वायर का काम करता है कि जो मोल्टन लिक्विड मेटल को अपने अंदर रिजर्व कर लेता है। क्या कर लेता है, रिजर्व कर लेता है। और जब यहां पर श्रिंकेज होते हैं तो उसको ये सप्लाई कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये रिजर्वायर का काम करता है। और वही चीज यहां पर इसके बारे में लिखी गई है, इसके राइजर के, इट इज अ रिजर्वायर ऑफ मोल्टन मेटल। ये मोल्टन मेटल को रिजर्व कर लेता है, मेटल इन द कास्टिंग, सो दैट हॉट मेटल कैन फ्लो बैक इनटू द मोल्ड कैविटी, कि जो उसके अंदर मोल्टन मेटल रिजर्व हुआ था वो वापस मोल्ड कैविटी के अंदर जा सके, क्योंकि वो श्रिंक हो गया होगा, उसका वॉल्यूम कम हो गया होगा श्रिंक होकर के, किसकी वजह से, सॉलिडिफिकेशन की वजह से। तो दिस इज ऑल अबाउट द कास्टिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है। बस आपको इस डायग्राम के माध्यम से हर एक चीज यहां पर आपको समझ में आ जाएगी, इसी डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सिंप्लीफाइड डायग्राम है, एक बार बना करके चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, हालांकि आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसको समझाना जरूरी था क्योंकि अब आपको आगे की चीजें जल्दी समझ में आने वाली हैं। ओके, देखिए चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश करनी है। कब तक रटोगे जीवन में, आपको समझना चाहिए और समझने की आदत डालनी चाहिए। कई बार क्या होता है, आपके मान लीजिए आज ऐसी चीजें हो सकती हैं कि सिलेबस का पार्ट है और सिलेबस में जो आप पढ़ रहे हो वो आपके जीवन में शायद उतना काम ना आए। कुछ चीजें बहुत काम आएंगी, कुछ चीजें कम काम आएंगी, और कुछ चीजें हो सकता है जो पढ़ रहे हो वो काम ही ना आए। लेकिन आपको आदत डालनी है समझने की, आपको आदत डालनी है समझने की। तो ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आप देखने जा रहे हो, आरजीपीबी नवंबर 2016, मई 2018 और जून 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कास्टिंग एंड डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस ऑफ कास्टिंग, माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो जरा, एडवांटेज की पहले बात कर लेते हैं, फायदे क्या है कास्टिंग से। कि कास्टिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये तो बात समझ में आ गई कि कास्टिंग से हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं कैसे बनाते हैं, मोल्टन मेटल पहले उसको मेल्ट करते हैं, फिर उसको कैविटी में ले जाते हैं, फिर उसको जमा देते हैं, तो सॉलिडिफाई होकर के जो बनता है सॉलिड प्रोडक्ट, वही क्या होता है आपका, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। फायदा ये है इसका पहला कि कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी शेप का हो, बहुत इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। टूल्स यूज्ड इन दिस टेक्निक्स आर लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और भी तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, जैसे मशीनिंग है, वेल्डिंग है, आप समझ रहे हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक हैं, और एक प्रोडक्ट को आप कई मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से बना सकते हो। अब आपको डिसाइड करना होता है इंजीनियर बनने के बाद, जब आप इंजीनियर बनते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्निक से क्या बन रहा होगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से अगर हम कंपेयर करें तो कास्टिंग के अंदर जो टूल्स यूज होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट जो फायदा है इसका, एनी टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी इजीली कास्ट, किसी भी टाइप के मटेरियल को आप कास्ट कर सकते हैं, मतलब कास्टिंग कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, चाहे वो हार्ड हो या फिर सॉफ्ट हो। अरे करना है क्या, आपको काटना थोड़ी है,
आपको काटना नहीं है, जैसे लेथ मशीन पे मेटल को काटते हैं कि भाई हार्ड मटेरियल तो काटने में दिक्कत आएगी, उसको सॉफ्ट है तो इजीली कट जाएगा। यहां तो आपको मेल्ट करना है, पिघला लेना है उसको। तो मेटल हार्ड हो या सॉफ्ट हो, भट्टी के अंदर जाएगा, पहले मेल्ट होना है उसको। तो हार्ड मेटल हो, सॉफ्ट मेटल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डक्टाइल हो, ब्रिटल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी टाइप का मटेरियल हो उसकी आप कास्टिंग कर सकते हो। लार्ज साइज ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड, बड़े बड़े साइज के ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाने होंगे तो आप जो है कास्टिंग से बना सकते हो। कितना कि भाई 200 टन के या 250 टन के आपको अगर बनाने हो तो आप बना सकते हो। जैसे लेथ मशीन हो गया, उसके जो बेड होते हैं बड़े बड़े, जितने भी मशीन टूल के बेड होते हैं बड़े बड़े, वो कास्टिंग से बनाए जाते हैं। जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट हैं वो हम कास्टिंग से इजीली बना सकते हैं। अब बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है तो आप लेथ मशीन से कैसे बनाओगे इतना हैवी ऑब्जेक्ट? समझ पा रहे हैं? चलिएगा, तो ये तो हो गए इसके एडवांटेज। नाउ एट द सेम टाइम हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं इसकी। सरफेस फिनिश इज पुअर, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना बेटा इस कास्टिंग से, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये कास्टिंग जो होगी वो तो सैंड के अंदर होगी। अब ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, एक बात बताओ, इसको आपने सॉलिड बना, ये कास्टिंग के अंदर, ये कास्टिंग करी आपने इस तरह की, और ये सैंड के अंदर है, रेत के अंदर है। तो रेत के जो दाने होंगे, सैंड जो है उसके पार्टिकल्स हैं, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो तो निशान छोड़ देंगे यहाँ पे। तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, इसीलिए इसकी मशीनिंग करनी पड़ती है ना। तो फिनिशिंग अच्छी ना आती है, इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी तो इसका मतलब है इसकी सरफेस फिनिश जो होती है बेटा वो पुअर होती है। द सरफेस फिनिश इज पुअर, इट इज लेबोरियस प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि भाई पहले आप मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर कोप एंड ड्रैग से एक तैयार करोगे सैंड। सैंड के अंदर भी एक प्रोसेस होता है, सैंड को बनाना अपने आप में एक प्रोसेस है। उसके अंदर कई तरह की उसका कंपोजिशन होता है, उसके अंदर क्ले, मॉइस्चर, है ना, सिलिका सैंड मिलाना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको पैटर्न बनाना है, पैटर्न को उसके अंदर रखना है, उसको निकालना है, फिर मोल्टन लिक्विड मेटल को उसके अंदर ले जाना है, फिर फिनिशिंग नहीं आएगी, उसकी फिनिशिंग करनी है। सो इट इज लेबोरियस प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो कास्टिंग होती है उसकी यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती है, क्योंकि वो सॉलिडिफाई जब होता है तो सॉलिडिफिकेशन रेट चेंज हो जाता है कई बार, है ना, कहीं पे ज्यादा ठंडा हो जाता है और कहीं पर उतनी तेजी से ठंडा नहीं होता है। वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस डिफेक्ट फ्री कास्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि डिफेक्ट फ्री कास्टिंग करना, कि जो ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, ऐसा बड़ा मुश्किल है। कुछ ना कुछ डिफेक्ट उसके अंदर आ ही जाते हैं, और इसीलिए यहां से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है कि कौन कौन से होते हैं कास्टिंग डिफेक्ट्स। तो ये डिसएडवांटेज भी है, वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस डिफेक्ट फ्री ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिफेक्ट फ्री बनाना बड़ा मुश्किल है। कास्टिंग डिफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो कास्टिंग डिफेक्ट्स भी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कास्टिंग की बात करें तो इंजन के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, टरबाइन के ब्लेड, सिलेंडर के हेड्स, ट्रांसमिशन केसेस, पंप्स एंड वॉल्व बॉडीज बनाई जाती हैं, हाउसिंग, इंपेलर्स, ब्रैकेट्स एंड माउंट्स। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ कास्टिंग। आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैटर्न हमने पढ़ा, तो पैटर्न पे अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया पहले कि आरजीपीबी दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंसेस। तो पैटर्न क्या होता है एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि पैटर्न इज अ रेप्लिका ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी मेड, कि जो ऑब्जेक्ट हमको बनाना है उसकी पहले हमको एक रेप्लिका बनानी पड़ती है। जैसे आपको ये बनाना है एल्यूमिनियम का ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना, सेम ऑब्जेक्ट बनाना है आपको इस तरह का, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसी शेप एंड साइज का आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक रेप्लिका बनानी पड़ेगी, जिसको हम पैटर्न कहते हैं। ये तो आपको एल्यूमिनियम का बनाना है, ये तो आपको क्या बनाना है, एल्यूमिनियम का। तो मेटल कौन सा यूज करोगे, एल्यूमिनियम, उसको मेल्ट करोगे। लेकिन जो आप रेप्लिका बनाओगे, जो इसका पैटर्न आप बनाओगे, वो जो पैटर्न है वो किसी भी मेटेरियल का हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, लकड़ी का, किसी मेटल का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि उसको तो आपने सैंड के अंदर रखोगे, निकाल लोगे। चलिएगा, तो अब ये जो पैटर्न है, पैटर्न को मॉडिफाई एग्जैक्ट सेम एंड साइज का, एग्जैक्ट शेप एंड साइज का नहीं बनाया जाता, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया जाता है। तो दीज, अब ध्यान देना, पैटर्न इज अ रेप्लिका ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी मेड विद सम मॉडिफिकेशंस। ये रेप्लिका है पैटर्न,
ऑब्जेक्ट की, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रहते हैं, उसको कुछ देखो। अब ये जो मॉडिफिकेशंस हैं, दीज मॉडिफिकेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस। अब यही हम अलाउंसेस की बात कर रहे हैं कि जो पैटर्न पे हम अलाउंस देते हैं वो पैटर्न अलाउंसेस कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्ट अलाउंस, ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस, मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस, डिस्टॉर्शन कैम्बर अलाउंस, रैपिंग और शेक अलाउंस। ये दो दो नाम है, ठीक है, तो आप इनको याद करेंगे। चलिएगा, अब हम समझते हैं यहां पर श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस। श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस, अभी आपने यहां पे देखा बेटा कि जब यहां पे हम इसको पोर कर रहे हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो है पोरिंग टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है? पोरिंग टेम्परेचर। अब जब ये मोल्टन लिक्विड मेटल यहां पे जाएगा तो ये क्या होगा? सॉलिडिफाई हुआ। तो एक ऐसा भी तो टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा इसका, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। अरे जब पानी को आप, ये पानी है, लिक्विड है, जब फ्रीजर में रखते हो तो ये फ्रीज होना कब स्टार्ट होगा? पहले टेम्परेचर कम होगा इसका धीरे धीरे, पहले लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब ये लिक्विड बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे फ्रीजिंग टेम्परेचर, की अब फ्रीज होने लग रहा है, कि ये सॉलिडिफाई होने लग रहा है। ठीक है, चलिएगा वापसी आते हैं इस डायग्राम पे, समझते हैं सॉलिड श्रिंकेज को जल्दी से। ओके, यस, तो जब आपने इसको उसके अंदर पोर करवाया तो इसका टेम्परेचर कितना था? पोरिंग टेम्परेचर। उस लिक्विड, देखो ये है टेम्परेचर और इधर टाइम है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो जैसे ही आपने उस मोल्टन लिक्विड मेटल को पोर करवाया पोरिंग बेसिन में, तो उसका टेम्परेचर कितना था? टीपी था, पोरिंग टेम्परेचर। अब उस लिक्विड की, अभी जो आपका मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में ही है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एकदम से जमेगा नहीं, एकदम से सॉलिडिफाई नहीं होगा, तो वो जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा ए से लेकर के बी तक, तो वो लिक्विड स्टेट है, अभी वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहां से पोरिंग टेम्परेचर से लेकर के और फ्रीजिंग टेम्परेचर तक, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ, ए से लेकर के बी तक टेम्परेचर कम हुआ, और बी पर आकर के जो लिक्विड था वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया, सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया, अरे फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया, उसको बोलेंगे फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग टेम्परेचर। अब एक बात बताओ, जब ए से लेकर के बी तक लिक्विड स्टेट में या लिक्विड फेज में जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जो श्रिंकेज होंगे उसको बोलेंगे हम लिक्विड श्रिंकेज। ए से बी तक क्या है? वो लिक्विड श्रिंकेज हैं। वो कैसे श्रिंकेज हैं? लिक्विड श्रिंकेज हैं। नाउ उसके बाद बी पे वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये सी तक जो है फ्रीज होता रहेगा। ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा सी। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हो जाएगा बेटा आपका, दिस पॉइंट इज सी। ये पॉइंट सी है, तो ए से बी तक लिक्विड स्टेट में, और बी से लेकर के सी तक हो रहा है सॉलिडिफिकेशन स्टेट। मतलब बी पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, जमना स्टार्ट हुआ, और सी तक ही जमता रहेगा। और जब भी जो भी सब्सटेंस का फेज चेंज होता है, यहां लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, टाइम बढ़ रहा है, तो बी से लेकर के सी तक टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसी को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। और इस बी से लेकर के सी तक सॉलिडिफिकेशन के समय जो श्रिंकेज होंगे वो कहलाएंगे सॉलिड श्रिंकेज। क्या कहलाएंगे? सॉलिड श्रिंकेज। और ध्यान देना, उसके बाद सी से लेकर, अब यहां पर 100% सॉलिड बन चुका है, यहां 100% लिक्विड, यहां लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर। फिर सी से लेकर के डी तक, अरे सी से लेकर के डी तक वो यहां पे सॉलिड बन चुका है, लेकिन सॉलिड बनने के बाद भी उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। अब सॉलिड तो बन गया, टेम्परेचर अभी भी ज्यादा है रूम टेम्परेचर से, तो सॉलिड बनने के बाद भी तो श्रिंकेज होंगे, क्योंकि सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद भी उसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो सॉलिड बनने के बाद जो टेम्परेचर डाउन हुआ उसकी वजह से जो श्रिंकेज हुए, सॉलिड स्टेट में जो श्रिंकेज हुए, उसको बोलेंगे हम सॉलिड श्रिंकेज। लिक्विड फेज में हुए ए से बी तक लिक्विड श्रिंकेज, फिर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो वहां पे होंगे सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, और फिर सॉलिड बन गया, ये सॉलिड फेज है सी से डी तक, तो ये कहलाएंगे आपके सॉलिड श्रिंकेज। तो ये तीन तरह के श्रिंकेज होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ श्रिंकेज, लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज एंड सॉलिड श्रिंकेज। ये जो फर्स्ट वाले 2 होते हैं, ये जो फर्स्ट वाले 2 श्रिंकेज होते हैं, ये राइजर से कंपनसेट कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर ये श्रिंकेज हुए हैं तो मोल्ड कैविटी, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका साइज कम हो जाएगा। उसको पूरा करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, आपने देखा था हमने राइजर लगाया था, तो ये राइजर से हम कंपनसेट कर लेते हैं। अब क्योंकि राइजर कब तक कंपनसेट करेगा? जब तक वो मेटल फ्लो हो सकता है,
तो यहां पे आपने देखा था ना बेटा, एक बार मैं फिर से दिखा दूं आपको अगर आप भूल रहे हैं, कि यहां पर जो राइजर है, ये राइजर क्या करता है, श्रिंकेज को कंपनसेट करता है। लेकिन ये तो तब तक कर सकता है ना जब तक जो मोल्टन मेटल है, जब तक मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में है। और इसकी जो बनाया जाता है, इस तरह से डिजाइन करा जाता है कि इसके अंदर बाद में फ्रीज होता है, क्योंकि अगर एक बार मेटल फ्रीज हो गया, जम गया, तो फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो ये तब तक काम करता है जब तक वो फ्रीज नहीं हुआ, जब तक वो सॉलिडिफाई नहीं हुआ है। तो इसका डिजाइन ऐसा बनाया जाता है कि इसके अंदर जो मेटल है वो बाद में सॉलिडिफाई होता है, पहले इसके अंदर सॉलिडिफाई होता है मोल्ड कैविटी के अंदर। तो राइजर से हम क्या करेंगे, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और लिक्विड श्रिंकेज कंपनसेट कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड बनने के बाद फिर राइजर में भी फ्रीज हो जाता है, वो भी नहीं कर पाएगा। तो जब हमारा फ्रीजर सॉरी जो राइजर काम नहीं करेगा, तो सॉलिड श्रिंकेज के केसेस में यहां पे तो ये वाले जो श्रिंकेज होते हैं, ये पैटर्न का साइज बढ़ा करके या घटा करके कंपनसेट करते हैं। ये दो किससे कंपनसेट करोगे, राइजर से, और ये किससे करोगे, पैटर्न से। तो पैटर्न पे जो हम श्रिंकेज देते हैं वो सॉलिड श्रिंकेज होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आइएगा आगे समझते हैं, चलिएगा। तो ये जो मैंने आपको समझा दिया है वो यहां पर लिखा हुआ है, लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज। ये भी हमने लिख दिया यहां पे नोट करके कि जो राइजर है वो पहले वाले दो उनको कंपनसेट करेगा, और जो तीसरे वाला सॉलिड श्रिंकेज है, ये जो सॉलिड श्रिंकेज है ये पैटर्न का साइज बढ़ा के हमको करना पड़ेगा। मान लो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो 1 मीटर लेंथ है, तो पैटर्न का साइज आपको 1 मीटर से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। अब कितना बढ़ाना पड़ेगा, मान लो, अरे ऐसा मान ले कि ये ऑब्जेक्ट है, ये तेरा ऑब्जेक्ट है, इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी डायमेंशन मान ले तो यहां पे इसकी डायमेंशन है यहां पे 1000 मिलीमीटर, ठीक है, और ये है आपकी 800 मिलीमीटर, ठीक है। ये डायमेंशन का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। अब अगर आप पैटर्न बनाओगे, तो ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि श्रिंकेज भी तो होगा बाद में। अरे इतने का ही अगर आपने पैटर्न बना दिया तो श्रिंक होकर के इससे कम हो जाएगी, ये भी कम हो जाएगी, तो ये तो डिफेक्ट आ जाएगा इसके अंदर। आपको पैटर्न का साइज क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि श्रिंक होने के बाद आपको इतना मिल जाए। अब ये कितना करना पड़ेगा कि 1000 की जगह आपको 1010 mm करना पड़ेगा, कि कितना करना पड़ेगा, 1005 mm करना पड़ेगा। अब ये कितना करना पड़ेगा, ये 5 mm बढ़ाया जाए या 2 mm बढ़ाया जाए, ये तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेटल है जिसकी आप कास्टिंग करने जा रहे हो, क्योंकि अलग अलग मेटल के अंदर श्रिंकेज क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कुछ मेटल कम श्रिंक होंगे, कुछ मेटल ज्यादा श्रिंक होंगे, तो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। तो लिखा हुआ है श्रिंकेज वैल्यूज फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे बिस्मिथ नेग्लेजिबल, उसमें नेग्लेजिबल मतलब वो ज्यादा श्रिंक होता ही नहीं है, तो देने की जरूरत नहीं है। दूसरा कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन 10 मिलीमीटर श्रिंक हो जाता है 1 मीटर में, है ना। 1 मीटर का मतलब है 1000 मिलीमीटर। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, कास्ट आयरन का, तो 1000 मिलीमीटर का ना बना करके ऑब्जेक्ट बनाना है 1000 मिलीमीटर डायमेंशन का, तो आप पैटर्न बनाओगे 1010 मिलीमीटर का, ठीक है ना, क्योंकि 10 मिलीमीटर क्या होगा, ये कम हो जाएगा बाद में जाकर के, इसलिए आपको पैटर्न का साइज बढ़ाना पड़ेगा। और कितना बढ़ाना पड़ेगा बेटा, ये तो आपको है ना, तो मैं लिख देता हूं, आपको ध्यान रहेगा, ऐसा भी कुछ इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो जाती है कि कौन सा मेटल है वो कितना श्रिंक हो रहा है, तो पैटर्न का साइज उसका कितना बढ़ाना चाहिए, है ना। कास्ट आयरन के लिए 1 मीटर में 10 मिलीमीटर, ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम में 15 मिलीमीटर तक का, 1 मीटर में 1 मीटर में 15 मिलीमीटर का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। स्टील में 20 मिलीमीटर, और जिंक और लेड में तो और भी ज्यादा 25 मिलीमीटर का श्रिंक हो जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको, जितना पैटर्न का साइज ज्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर श्रिंकेज अलाउंसेस उतने ज्यादा हैं। तो ये मैंने बात कर ली श्रिंकेज अलाउंस की। नंबर 2 आता है इसमें ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि टेपर टाइप के होते हैं। तो मान लो अगर हमको क्या करना पड़ेगा, ड्राफ्ट या टेपर करना पड़ता है। इस तरह से मान ले कि अगर तू इसको ऐसा बनाएगा पैटर्न को, तो जब ये तो सैंड है, रेत है भाई, इसको आपने जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट है, आप इसको रेत में से निकालोगे तो ये डिस्टॉर्ट हो सकता है, रेत जो सैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कैविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको टेपर करके बनाते हैं, इस तरह का थोड़ा सा उसको टेपर दे देते हैं ताकि वो इजीली रिमूव हो जाए। भाई एक बात बताओ, आपने मटका कुल्फी खाई है सबने, तो मटका कुल्फी कैसी होती है, वो टेपर होती है ना, क्योंकि वो पहले उसके अंदर मटेरियल डालता है, वो भी तो यही कॉन्सेप्ट है। तो उसमें क्या करता है, वो मटेरियल लिक्विड की मटेरियल जो होता है, वो जिसकी कुल्फी बनती है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म को उसके अंदर डालता है, वो जो उसका जो कोनिकल शेप का कैविटी होती है उसके अंदर डाल देता है उसको, वो तो उसके बाद वो जम जाती है। वो जमने के बाद उसके अंदर एक स्टिक डालता है, तो उसको ऐसे ऐसे करके उसको बाहर निकाल लेता है। अब सोचो वो टेपर नहीं होगी, एकदम सिलिंड्रिकल होगी,
तो वो उस कुल्फी को निकालना मुश्किल हो जाएगा, सीख हाथ में आ जाएगी, कुल्फी उसी के अंदर रह जाएगी। तो इसीलिए जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा टेपर कर दिया जाता है, ताकि जो मोल्ड कैविटी है वो डैमेज ना हो, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ डैमेज ऑफ मोल्ड कैविटी। इसके अंदर जो मोल्ड कैविटी बनानी है वो डैमेज ना हो, तो पैटर्न को रिमूव करते समय तो उसको थोड़ा सा वर्टिकल फेसेस जो है उनको टेपर कर दिया जाता है, ताकि जो पैटर्न है वो इजीली रिमूव हो जाए। एंड दिस प्रोविजन इज कॉल्ड ड्राफ्ट अलाउंसेस। इसी प्रोविजन को हम ड्राफ्ट अलाउंस कहते हैं, जो हमने थोड़ा थोड़ा टेपर कर दिया है इसको, ठीक है। और जब अब हम टेपर करेंगे तो मेटल तो हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो पैटर्न का साइज थोड़ा हमको टेपर करके उसको एक्स्ट्रा मेटल सप्लाई करना पड़ता है। दूसरा आता है मशीनिंग अलाउंसेस और फिनिशिंग अलाउंसेस। एक्चुअली जब हम, क्योंकि आप सभी जान गए होंगे कि सैंड के अंदर से प्रोडक्ट सैंड के अंदर जो सॉलिडिफाई होगा मेटल, वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे ये मान लो आपने क्या करा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब आपने इसी ऑब्जेक्ट का क्या कर लिया, शेप बना, आपने इसी शेप एंड साइज का, सेम साइज का आपने पैटर्न बना लिया, तो कैविटी क्या बनेगी, इसी साइज की बनेगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब इसको आप वहां से निकालोगे सैंड के अंदर से, तो इसके चारों तरफ क्या थे, पार्टिकल्स थे सैंड के, तो कुछ क्या होंगे वहां पे, वो फिनिशिंग तो आएगी नहीं। उसको फिनिशिंग करने के लिए आपको इसको प्लेन करना पड़ेगा बाद में, और जब प्लेन करोगे, प्लेन करते समय जो मेटल रिमूव होगा फिनिशिंग करते समय, तो क्या होगा, इसका साइज कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जितनी फिनिशिंग आपको बाद में करनी है उतना साइज बढ़ना चाहिए उसका, तो पैटर्न का साइज बढ़ाना पड़ेगा ताकि कैविटी का साइज बढ़ जाए। तो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो साइज है, ये साइज ऑफ द पैटर्न है, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो साइज है ज्यादा वाला, ये पैटर्न का साइज है। उसके बाद जब आपने जो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा लाइक दिस, इतना, फिर आप इतना मेटल रिमूव करोगे, इतना मेटल जब रिमूव करोगे तो फाइनल आपके पास इतना बचेगा। तो अगर आपने पैटर्न का साइज पहले से नहीं बढ़ाया, अगर आपने पैटर्न का साइज पहले से नहीं बढ़ाया, तो बाद में फिनिशिंग करते समय उसका साइज कम हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। तो जितना मेटल रिमूव करना है उतना मेटल आपको पहले से पैटर्न का साइज बढ़ा के रखना होगा। तो इतना साइज हमने क्या कर दिया बेटा, ये इतना साइज हमने पहले से बढ़ा दिया, तो इतना साइज बाद में हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको जो है एग्जैक्ट साइज जो है इतना मिल जाएगा। काट फीटने के बाद हमको क्या होगा, इतना साइज मिल जाएगा। ये हो गया आपका साइज ऑफ पैटर्न। पैटर्न का साइज ज्यादा है और कास्टिंग का जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज कम है, तो फिनिशिंग के लिए हम इसको ये देते हैं। दूसरा आता है डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। कई बार क्या होता है, यू शेप के, वी शेप के प्रोडक्ट होते हैं, तो जिनको क्या, जैसे मान लो इस शेप का आपको ऑब्जेक्ट बनाना था ये, और ऐसा ही आपने क्या बना लिया, पैटर्न बना लिया, ऐसा ही क्या बना लिया, पैटर्न बना लिया, तो ऐसी कैविटी बनेगी। तो जब फाइनल ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, इसके अंदर आपको कुछ देखने को मिलेंगे थर्मल स्ट्रेसेस, टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, थर्मल स्ट्रेसेस। तो ये इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगी ना, इस तरह से इसकी जो शेप है वो इस तरह से हो जाएगी। तो उसको कंपनसेट करने के लिए पहले से ही हम क्या करेंगे कि जो हमारा पैटर्न है उसको अंदर की तरफ करके रखेंगे, ताकि बनने के बाद देखो पहले से हम क्या कर देंगे, इसको इस तरह से बना करके रखेंगे लाइक दिस, ताकि इसको जब हम बाद में ये कूल हो, ठंडा हो, तो ये इस तरह से स्ट्रेट हो जाए, तो फाइनल ऑब्जेक्ट आपका कुछ उस तरह से मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हो गए आपके डिस्टॉर्शन अलाउंसेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा आपका रैपिंग और शेक अलाउंसेस। जैसे तो इसमें ये नेगेटिव अलाउंस होता है। देखो यहाँ पे कि साइज ऑफ कास्टिंग, ये कास्टिंग का साइज ज्यादा है और साइज ऑफ पैटर्न का साइज यहाँ पे कम है। तो आपने देखा होगा जैसे कुल्फी को हम, मटका कुल्फी को उसमें से निकालते हैं, उसको शेक करते हैं इस तरह से। तो जब यहाँ पर हम पैटर्न को शेक करके बाहर निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो कास्टिंग का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कास्टिंग का साइज अगर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा पहले से ज्यादा, जो चाहिए था उससे ज्यादा आ जाएगा, एक्सपेंड हो गया ना वो, तो वो भी क्या होगा, डिफेक्टिव हो गया। कि भाई जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका जो साइज है वो आपका, जो आपने डायमेंशंस पहले से रखी है, तो वही डायमेंशन आपको मिलने चाहिए, ना तो ज्यादा होने चाहिए ना तो कम होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, पैटर्न का साइज कम करना पड़ेगा, क्योंकि सैंड के अंदर जो पैटर्न है उसको आप शेक करके जब बाहर निकालोगे, रिमूव करोगे, तो कास्टिंग का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। तो कास्टिंग का साइज जब बढ़ जाएगा तो पीस डिफेक्टिव हो जाएगा। तो पहले से क्या करो कि भाई शेक करने से जितना बढ़ रहा था उसका कास्टिंग का साइज, पैटर्न का साइज उतना ही घटा दो। तो ये कहलाएगा आपका रैपिंग और शेक अलाउंस। नेक्स्ट आता है पैटर्न का जो मटेरियल्स हैं। देखो मैंने क्या बोला आपको, कास्टिंग का जो मटेरियल होता है पैटर्न का मटेरियल से कोई आपस में मतलब नहीं होता है। ये आपको एल्यूमिनियम का बनाना है, स्टील का बनाना है,
ऑब्जेक्ट, इसका जो पैटर्न है वो वुड का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, वुड, मेटल, प्लास्टिक, वैक्स का भी हो सकता है, मरकरी का भी हम बनाते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ पैटर्न मटेरियल, पैटर्न का जो मटेरियल है इसका सिलेक्शन कैसे होता है कि आपको आपको जो बनाना है पैटर्न का जो मटेरियल है, किस मटेरियल का आपको पैटर्न बनाना चाहिए, तो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है या जो पैटर्न है उसका शेप एंड साइज कैसा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कि वो कॉम्प्लेक्स शेप का है कि सिंपल शेप का है, नंबर ऑफ कास्टिंग्स टू बी प्रोड्यूस्ड कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने बनाने हैं, कितने आपको प्रोडक्शन करना है, रीयूजेबिलिटी कि आप उस पैटर्न को रीयूज करना चाहते हो, जैसे जनरली मेटल के अगर हम बनाते हैं तो उनको रीयूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर में उसकी डिमांड कैसे रहने वाली है, कॉस्ट ऑफ द पैटर्न की पैटर्न की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। लास्ट टॉपिक है आपका दैट इज कास्टिंग डिफेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने जब देखा था कि लिमिटेशन ऑफ कास्टिंग, तो आपने देखा था कि डिफेक्ट फ्री कास्टिंग करना पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो बहुत सारे कास्टिंग डिफेक्ट्स आते हैं, जैसे गैस डिफेक्ट्स, मोल्डिंग मटेरियल, जो मोल्डिंग मटेरियल होता है, जो मेथड्स होते हैं मोल्डिंग के, उनके वजह से डिफेक्ट्स आते हैं, गेटिंग एलिमेंट्स के वजह से डिफेक्ट आते हैं, पोरिंग मेटल, मेटलर्जिकल, अदर्स। तो वन बाय वन करके डायग्राम से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको क्लियर है कि जो मोल्टन लिक्विड मेटल है ये मोल्ड कैविटी के अंदर जाता है यहां पे, और फिर जाकर के क्या होगा, ये सॉलिडिफाई होगा मोल्ड कैविटी के अंदर, और जब ये मोल्ड कैविटी के अंदर सॉलिडिफाई होगा तो कई तरह के डिफेक्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। चलिएगा, तो वन बाय वन देख रहे हैं यहां पे। सबसे पहले गैस डिफेक्ट्स के अंदर आता है ब्लो होल्स, स्कार, ब्लिस्टर और पिन होल्स, समझेंगे वन बाय वन। तो देखो सबसे पहले आपका ब्लो होल है, द गैस डिफेक्ट्स विच इज फॉर्म ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द कास्टिंग इज नोन एज, अगर ये सरफेस कैसा है, कर्व सरफेस है, कैसा सरफेस है, दिस इज अ कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस पे जो डिफेक्ट्स बनता है उसको हम ब्लो होल्स बोलते हैं। स्कार क्या होता है, द डिफेक्ट फॉर्म ऑन द फ्लैट सरफेस, हमने देखा ब्लो होल्स जो कि कर्व सरफेस पे होता है, अगर सरफेस फ्लैट है तो वहां पर जो गैस डिफेक्ट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, स्कार कहलाएंगे। जैसे देखो ये फ्लैट सरफेस है ना, ये फ्लैट सरफेस है, तो यहां पर जो ये बना होल क्या कहलाएगा, दिस इज दी स्कार, ओके, ये कहलाएगा स्कार। नाउ नेक्स्ट आता है ब्लिस्टर, ब्लिस्टर स्कार का ही दूसरा रूप है। देखो यहां पे इसको डायग्राम को मैं कंप्लीट कर देता हूं, दिस वन यहां पे, तो ये जो एक्चुअली इस तरह से होता है ये लाइक दिस, तो ये जो यहां पे आप देख रहे थे जो स्कार है ना, स्कार का ही दूसरा रूप है कि इसकी जो एज है यहां पे, अगर ये जैसे बेडशीट, जो बेडशीट होती है ना वो अगर फोल्ड हो जाए तो कुछ इसी तरह से ये जो इसकी आगे की तरफ साइड इसके आगे हो गई है, लिखा हुआ है देखो यहां पे, स्कार कवर्ड बाय ए थिन लेयर, एक लेयर इसकी आगे तक आ गई है, स्कार को कवर कर लिया है, ये जो स्कार था इसको थिन लेयर ने कवर कर लिया है, देन इट इज नोन एज दी ब्लिस्टर। नेक्स्ट आता है पिन होल्स, नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज दी पिन होल्स, दिस वन। पिन होल्स का मतलब क्या है कि भाई जब ये मोल्टन लिक्विड मेटल सैंड के अंदर ही तो जाता है, मोल्टन लिक्विड मेटल जब सैंड के अंदर जाएगा तो सैंड के अंदर तो मॉइस्चर भी है, उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स भी हैं, मॉइस्चर भी है वहां पे, तो जब मोल्टन लिक्विड मेटल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो वो जब उसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, मॉइस्चर के साथ जाकर के, तो वहां पर हाइड्रोजन निकलती है। अब ये हाइड्रोजन बाहर निकल नहीं पाई है भाई, मॉइस्चर के अंदर, सैंड के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बाहर निकल नहीं पाई, तो हाइड्रोजन उसी के अंदर ट्रैप हो गई है, क्या हो गई है, उसी के अंदर ट्रैप हो गई है, जिसकी वजह से कुछ होल्स बन गए जिनको हम पिन होल्स के नाम से जान रहे हैं। स्मॉल साइज गैस होल्स, ये बहुत ही स्मॉल साइज के गैस होल्स होते हैं, आर फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन इंट्रैप्टमेंट इन द कास्टिंग के अंदर जो हाइड्रोजन रुक गई है उसकी वजह से जो होल्स बन रहे हैं यहां पे आप देख सकते हैं, ये पिन होल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये पिन होल्स कहलाते हैं। इसको ठीक कर देते हैं, दिस इज दी पिन होल्स। चलिएगा आगे देखते हैं रेमेडीज क्या हैं, रेमेडीज मतलब इनका उपचार क्या है, कैसे इसको दूर कर सकते हैं। दूर करने के लिए इसकी जो हमारे पास रेमेडीज हैं, सेलेक्ट द सैंड विद बेटर परमेबिलिटी, एक परमेबिलिटी होती है सैंड की, बेटर परमेबिलिटी होनी चाहिए। हीट द लिक्विड मेटल इन द फर्नेस अप टू द पोरिंग टेम्परेचर ओनली, कि भाई जब हम मोल्टन जो मेटल को मेल्ट कर रहे हैं फर्नेस के अंदर, उसका जो टेम्परेचर है उसको बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं, पोरिंग टेम्परेचर तक ही उसको लेकर के जाएं। कन्वर्ट द ग्रीन सैंड मोल्ड इनटू ड्राई सैंड, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी कि जो हमारा सैंड होता है उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है, मॉइस्चर की वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर पिन होल्स बन रहे हैं, तो पहले उसको ड्राई कर लो, ड्राई कर लो, उसके अंदर से मॉइस्चर को रिमूव कर दो,
तो फिर ये पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी कि उसके अंदर गैस होल्स बने। प्रोवाइड द वेंट होल्स, उसके अंदर वेंट होल्स प्रोवाइड करें ताकि जो उसके अंदर हाइड्रोजन रुक रही थी, हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन गैस उसके अंदर इंट्रैप्ट हो गई थी, वो बाहर निकल जाए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका मोल्डिंग की वजह से भी क्या होते हैं, मोल्डिंग मटेरियल एंड मेथड्स की वजह से जो डिफेक्ट्स आते हैं उनको हम यहां पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन आता है ड्रॉप एंड डर्ट। तो यहां पर आप देखना जरा ध्यान से, ये ऊपर वाला कोप होता है, नीचे वाला ड्रैग होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां से कुछ सैंड के पार्टिकल्स कोप बॉक्स में से ड्रैग वाले बॉक्स में चले जाते हैं। तो यहां से कुछ पार्टिकल छूटेंगे, निकलेंगे यहां से, और वो यहां पर जमा हो जाएंगे। तो जब इसके अंदर मोल्टन लिक्विड मेटल जाएगा तो यहां पर क्या होगा, ऊपर की तरफ एक स्पेस बन गया है, तो यहां पर मेटल जमा हो जाएगा, इसको बोलेंगे ड्रॉप। और यहां पर मोल्टन मेटल जा नहीं पाएगा क्योंकि यहां सैंड के पार्टिकल्स आ गए। तो यहां पर इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये जो यहां पे डिफेक्ट बना इसको बोलेंगे डर्ट, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोला जाएगा ड्रॉप। ठीक है, इसको बोलेंगे ड्रॉप, इसको बोलेंगे डर्ट। ठीक है, चलिएगा। इसकी रेमेडी क्या है, दीज डिफेक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर रैमिंग। रैमिंग मतलब होता है जो सैंड उसके अंदर आपने भरा था उसको प्रॉपर तरीके से प्रेस नहीं किया गया, उसको प्रॉपर तरीके से रैम नहीं किया गया, है ना। रैमिंग करनी पड़ती है, सैंड भर दिया है ना, सैंड भरने के बाद उसकी क्या करनी पड़ेगी, रैमिंग करनी पड़ेगी, उसको प्रॉपर तरीके से प्रेस करना पड़ेगा। तो रैमिंग अगर प्रॉपर तरीके से होगी तो ये जो सैंड के पार्टिकल्स है ये गिरेंगे नहीं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कट्स एंड वॉशेस। जब इस मोल्ट, जब ध्यान देना कि जब पोरिंग बेसिन से स्प्रू से होता हुआ फिर रनर से होता हुआ गेट के माध्यम से मोल्टन लिक्विड मेटल इसके अंदर एंटर करता है, तो जहां पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन होता है यहां से, तो यहां से जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, जो सैंड है वो कट करके अंदर गिर जाता है। तो यहां से क्योंकि सैंड कट चुका है, कट एंड वॉशेस, कट गया है और आगे बह के चला गया है, तो यहां पे क्या होगा, मोल्टन लिक्विड मेटल यहां पर जमा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कट एंड वॉशेस। क्योंकि जब मेटल आ जाएगा यहां पर एंटर कर जाएगा तो वो सॉलिडिफाई होगा, तो यहां पे जो इसकी वजह से जो डिफेक्ट्स बनेगा वो कहलाएगा कट एंड वॉशेस। नेक्स्ट आता है स्कैब। स्कैब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग, प्रॉपर रैमिंग नहीं होने की वजह से जो लिक्विड मेटल है वो पेनिट्रेट हो जाता है इनटू द कोप सरफेस। ऊपर वाला क्या होता है, पार्टिंग लाइन ये है, इसके ऊपर वाला कोप मैंने आपको बताया था कि जब मोल्टन लिक्विड मेटल यहां पर जमा हो जाता है कोप सरफेस पे, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट बनता है दैट इज नोन एज स्कैब। इसका भी रेमेडीज क्या होंगी, दीज डिफेक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर रैमिंग। प्रॉपर तरीके से अगर रैमिंग होगी, देखो जब भी आपके सैंड के पार्टिकल्स कट के वॉश हो रहे हैं या ऊपर से नीचे गिर जा रहा है, इसका मतलब प्रॉपर रैमिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो ये जो जितने भी डिफेक्ट्स हैं आप प्रॉपर रैमिंग करके इसको रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है स्वेल। स्वेल का मतलब है ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द मोल्ड। मोल्डिंग सैंड की अगर हार्डनेस कम है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि इसके अंदर जो मोल्टन लिक्विड, यहां पे कैविटी बनी हुई है, इस कैविटी के अंदर क्या आएगा, मोल्टन लिक्विड आएगा, और लिक्विड क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा, अंदर से एक प्रेशर लगेगा। तो जब यहां प्रेशर लगेगा और इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, ये जो सैंड यहां पे है इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है, इसके चारों तरफ सैंड भरा हुआ है, तो इस सैंड की स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो ये जो वॉल है कैविटी की, ये आगे एक्सपेंड हो जाएगी, ये आगे की तरफ चली जाएगी। अगर सैंड की स्ट्रेंथ कम है, इसकी हार्डनेस कम है, तो ये इतना पोर्शन इस प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ निकल गया, जिसको हमने बोल दिया स्वेल, मतलब स्वेलिंग आ गई इसमें। ठीक है, इसकी रेमेडीज क्या है, द डिफेक्ट्स कैन बी अवॉइडेड बाय प्रॉपर रैमिंग। प्रॉपर तरीके से रैमिंग होनी चाहिए, और यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ द लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल का जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट आता है गेटिंग एलिमेंट्स की वजह से। गेटिंग एलिमेंट की वजह से भी क्या आते हैं, डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे श्रिंकेज कैविटी। कई बार क्या होता है कि ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मटेरियल के श्रिंकेज की वजह से कैविटी बन जाती है कास्टिंग के अंदर। जो प्रोडक्ट है, जो कास्टिंग हम जिसकी कर रहे हैं, उसके अंदर एक कैविटी बन जाती है, जिसको हम श्रिंकेज कैविटी के नाम से जानते हैं। और ये किस वजह से होता है, गेटिंग एलिमेंट्स। राइजर जो है वो एक गेटिंग एलिमेंट्स होता है। राइजर का अगर आपने प्रॉपर डिजाइन नहीं किया है, प्रॉपर जगह पे उसकी जो लोकेशन है, प्रॉपर लोकेट उसको नहीं किया है प्रॉपरली, तो उसकी वजह से श्रिंकेज कैविटी बन जाती है। रेमेडीज क्या है कि जो आपका डिजाइन है किसका, गेटिंग एलिमेंट्स का, उनको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो श्रिंकेज कैविटी नहीं बनेगी। पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स। पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स मतलब जो मोल्टन लिक्विड मेटल है उसका पोरिंग टेम्परेचर प्रॉपर है, मतलब जितना पोरिंग टेम्परेचर होना चाहिए वो कम है या फिर ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होंगे, पहला आएगा इसके अंदर मिश्रण। मिस नाम से पता लग रहा है, मिश्रण मतलब जो मोल्टन लिक्विड मेटल को रन होना चाहिए था, जहां तक फ्लो होना चाहिए था वहां तक फ्लो नहीं हो पाया, वहां तक नहीं पहुंच पाया। जैसे इस तरह की कास्टिंग आप लोग कर रहे हो, तो ये एक मोल्ट कैविटी है, इसके अंदर मोल्टन लिक्विड मेटल आएगा,
तो ये यहां तक पहुंचना चाहिए था एक्सट्रीम एंड तक, लेकिन यहां तक ये पहुंच ही नहीं पाया, पहले ही फ्रीज हो गया। मोल्टन लिक्विड मेटल जो पोरिंग टेम्परेचर था, इस पोरिंग टेम्परेचर मान लो कि आपने जो आपने मेटल को फर्नेस के अंदर किसी भट्टी के अंदर आपने उस मेटल को मेल्ट किया और उसका जो पोरिंग टेम्परेचर है उस टेम्परेचर वो टेम्परेचर अगर कम रह गया तो वो टाइम से पहले क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। और जब ये मेटल जम जाएगा तो फ्लो कैसे हो पाएगा, तो यहां पे ये लास्ट तक पहुंच नहीं पाया और यहां पर ये स्पेस बच गया, मतलब ये जो मोल्ड कैविटी थी पूरी कंप्लीटली फिल नहीं हो पाई है। तो लास्ट में जो अनफिल्ड बच गया, जो पोर्शन अनफिल्ड रह गया, जहां तक मोल्टन लिक्विड मेटल पहुंच नहीं पाया, उसको हम बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर कोल्ड शट। कोल्ड शट का मतलब है कि जैसे कई बार इस तरह से होता है अरेंजमेंट कि एक लिक्विड जो मोल्टन लिक्विड मेटल है, एक स्ट्रीम एक धारा उसकी यहां से आ रही है और दूसरी स्ट्रीम उसकी यहां से आ रही है, मतलब यहां पर लिक्विड मेटल की दो स्ट्रीम्स हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं, एक इधर से आई और एक इधर से आई, तो इनको आपस में यहां तक मिलना चाहिए था और तब जाकर के फ्रीज होना चाहिए था, ये प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाई है, तो इसको बोलेंगे कोल्ड शट। तो यहां पर देखो कुछ बच गया ना पोर्शन यहां पे कि ये वाली जो स्ट्रीम है और इधर से जो स्ट्रीम आ रही थी आपस में दोनों फ्यूज नहीं हो पाई, आपस में मिल नहीं पाई, तो यहां पर जो कुछ एम्प्टी पोर्शन रह गया जिसको बोला जाएगा कोल्ड शट। तो ये किसके वजह से हो रहा है कि अगर पोरिंग टेम्परेचर ज्यादा होता तो और थोड़ा सा समय लगता है इसको फ्रीज होने में, तो ना तो ये मिश्रण होता ना ये यहां पर कोल्ड शट होता। रेमेडीज क्या होंगी, दीज डिफेक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल ड्यूरिंग पोरिंग। पोरिंग करते समय जो पोरिंग बेसिन आपको दिखाया था, पोरिंग बेसिन के समय जो मोल्टन लिक्विड मेटल का टेम्परेचर है वो करेक्ट टेम्परेचर होना चाहिए। लास्ट है यहां पे मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स। मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स के अंदर क्या आता है, जैसे आप देख सकते हैं हॉट टीयर्स एंड क्रैक्स। कई बार क्या होता है जहां पर इस तरह के पैसेज होते हैं, कॉर्नर्स वगैरह होते हैं, शार्प कॉर्नर्स होते हैं, वहां पर क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं जिनको हम हॉट टीयर्स या क्रैक्स के नाम से जानते हैं। दीज डिफेक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग द चिल्स। एक टर्म होती है चिल्स, वो आपको चिल्स एक्चुअली मेटेलिक प्लेट्स होती हैं जो यूनिफॉर्म जो मोल्टन लिक्विड मेटल है उसको यूनिफॉर्मली सॉलिडिफाई कराती हैं। ठीक है, तो उतना आपको डेप्थ में जाने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस इसको भी इतना याद रखना कि कई बार क्या होता है जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं वहां पर कुछ क्रैक्स बन जाते हैं जिनको हम हॉट टीयर्स के नाम से जानते हैं। लास्ट है अदर कैटेगरी भी इसकी हम एक बोल सकते हैं जिसके अंदर मोल्ड शिफ्ट आएगा। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि आपको बताया हुआ था कि जो मोल्डिंग फ्लास्क होता है ऊपर वाला जो हाफ होता है इसका उसको बोलते हैं कोप, नीचे वाले को बोलते हैं ड्रैग। तो यहां पर पिन लगी रहती है इसको कोप और ड्रैग को अलाइनमेंट के लिए, तो अगर वो प्रॉपर तरीके से पिन नहीं लगाई गई है, डबल पिन बोलते हैं उसको, अगर वो नहीं लगाई गई प्रॉपर तरीके से तो क्या होते हैं मिस अलाइनमेंट हो जाता है इनका। तो जब इनका मिस अलाइनमेंट हो जाएगा तो जो कास्टिंग बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी लाइक दिस, है ना, जबकि बननी चाहिए थी कुछ इस तरह से। तो क्योंकि कोप एंड ड्रैग का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से जो ड्रैग डिफेक्ट आएगा उसको बोलेंगे हम मोल्ड शिफ्ट। नेक्स्ट आता है आपका कोर शिफ्ट। अगर कोर शिफ्ट हो गया तो जैसे यहां पर देखो आप लोग, ये कोर को यहां होना चाहिए था, लेकिन ये जो कोर है, ये जो पार्टिंग लाइन आप देख रहे हैं नीचे, इस पार्टिंग लाइन पे कोर होना चाहिए था, लेकिन ये कोर है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहां इस तरह से बनना चाहिए था, इसका क्रॉस सेक्शन दिखना चाहिए था साइड से, जबकि वो शिफ्ट हो गया इधर की तरफ, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आएगा बेटा उसको बोला जाएगा कोर शिफ्ट। ठीक है, एंड दीज डिफेक्ट्स कैन बी प्रोवाइडेड बाई एंश्योरिंग द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द पैटर्न। यहां पर जो कोप एंड ड्रैग है उसको प्रॉपर तरीके से अलाइन करना है और दूसरा जो कोर है उसको प्रॉपर तरीके से आपको लोकेट करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस इज ऑल अबाउट द कास्टिंग डिफेक्ट्स। तो आज का जो हमने पढ़ा कास्टिंग क्या होती है वो हमने देख लिया। कास्टिंग के अंदर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आरजीपीबी में ऑलरेडी पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। देन उससे भी ज्यादा जो दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके पैटर्न अलाउंसेस एंड कास्टिंग डिफेक्ट्स। दीज टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आरजीपीबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप कि आपको आज का सेशन, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके पीडीएफ नोट्स आप गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन, और दूसरी चीज ये है कि एप्लीकेशन, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इन तीनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और आप प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।